अमेरिका की सीनेट ईरान के खिलाफ युद्ध के फैसले और राष्ट्रपति की असहमति सैन्य शक्तियां वॉशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक ऐसा सियासी और सैन्य बवंडर खड़ा कर चुकी है जिसने पूरे विश्व को एक गंभीर संकट में साफ तौर पर धकेल दिया है। क्या दुनिया एक और नए युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जहां कानून से लेकर युद्ध के नियम तब तक दरकिनार किए जाएंगे जब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। अमेरिका सीनेट से आई एक खबर ने इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव को और भी अधिक गहरा कर दिया। ईरान पर सीधे सैन्य कार्रवाई को रोकने के उद्देश्य से लाया गया प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में महज एक वोट के मामूली अंतर से गिर चुका है। बता दें कि गुरुवार को हुई इस अत्यंत महत्वपूर्ण वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 49 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 50 सांसदों ने अपना मतदान किया। इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के ही एक सांसद डेव वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अगर ये कानून पारित हो जाता तो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ईरान पर किसी भी तरीके के हमले से पहले संसद की पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी हो जाता, यानी कि राष्ट्रपति अपने स्तर पर इतना बड़ा सैन्य फैसला नहीं ले सकते थे। लेकिन अब यह बिल गिर चुका है और राष्ट्रपति के पास सैन्य कार्रवाई का अधिकार पूरी तरीके से बरकरार है। ईरान के साथ जारी इस युद्ध के बीच विपक्षी सांसद लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि ऐसे किसी भी बड़े सैन्य अभियान पर अंतिम मोहर केवल संसद की ही होनी चाहिए। मगर इस ताजा घटनाक्रम के बाद अब इस प्रस्ताव को दोबारा सीनेट में लाने के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे। पर सामने आ रही है। हमले से पहले संसद की मंजूरी की अनिवार्यता का नियम जो है वो टला है। विपक्षी सांसद बोले हैं सैन्य अभियानों पर अंतिम फैसला संसद करे। मिडिल ईस्ट में शांति समझौते का इतना बड़ा दावा और गाजा में हथियार डालने से लेकर सुरक्षा संभालने तक का संपूर्ण ब्लूप्रिंट, वॉशिंगटन की घोषणाओं से लेकर मध्य पूर्व की धरती, एक ऐसा ऐतिहासिक और रणनीतिक घटनाक्रम सामने आया है जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या गाजा का भयानक संघर्ष अब अपने स्थायी अंत की ओर बढ़ रहा है या फिर नए प्रशासनिक और सुरक्षा समीकरणों के बीच एक जटिल चुनौती खड़ी होने जा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से आई इस खबर ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को यह बड़ा और सनसनीखेज दावा किया कि गाजा में हमास और इजरायल के बीच एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत हमास और गाजा में मौजूद दूसरे सभी हथियारबंद संगठनों ने पूरी तरीके से हथियार छोड़ने पर अपनी सहमति जता दी है और हथियारों को सौंपने की इस प्रक्रिया के साथ शुरू होने की बात कही है। इजरायली सेना भी गाजा की सीमा से पीछे हटने की बात करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस पूरे समझौते का विवरण साझा करते हुए कहा कि गाजा का संपूर्ण नियंत्रण अब एक नई तकनीकी फिलिस्तीनी सरकार के हाथों में होगा। ये नई सरकार बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर पूरी मुस्तैदी से काम करेंगी ताकि भविष्य में गाजा फिर कभी इजरायल पर होने वाले हमलों का ठिकाना ना बन पाए। ट्रंप के अनुसार ये पूरी शांति डील कई अलग अलग चरणों में धरातल पर उतारी जाएगी। जैसे जैसे हमास अपने शस्त्रों को त्याग करेगा, ठीक उसी क्रम में इजरायली सेना गाजा के इलाकों से अपनी वापसी तय कर पाएगी। आपको बता दें कि द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास द्वारा हथियार डालने की सहमति दिए जाने के बाद अब 14 दिन की एक विशेष और विस्तृत प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इन 14 दिन में आपको बता दें कि एक टाइमलाइन के तहत शांति समझौते की जो बात है वो यहाँ पर कही जाएगी। इसी बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी ने दावा करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है कि ईरान पूरी तरीके से ये चाहता था कि हमास इस अमेरिकी प्रस्ताव को किसी भी कीमत पर स्वीकार ना करे। हालांकि वर्तमान में ईरान की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि वे पहले की भांति हमास की सीधी मदद कर पाए। यही मुख्य कारण है कि हमास ने अपने और गाजा के सामान्य नागरिकों के भविष्य व हितों को सर्वोपरि रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से आगे बताया गया कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के अवसर पर पहुंचे हमास के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे थे और उनसे इस प्रस्ताव को जल्दबाजी में स्वीकार न करने की सीधी धमकी दी थी। आखिर में हमास ने इस शांति समझौते को अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी है। इस पूरे शांति समझौते को जमीन पर पूरी तरीके से लागू करने के मार्ग में 5 बड़ी और गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे पहली, हमास का पूर्ण रूप से हथियार छोड़ना। हमास के साथ गाजा के अन्य सभी सशस्त्र गुटों को क्रमबद्ध तरीके से अपने हथियार सौंपने होंगे। यदि इनमें से कोई गुट मुकर जाता है या इनकार करता है तो पूरी शांति प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रभावित होती हुई साफ तौर पर नजर आएगी, यानी कि धीमे धीमे जो चीजें हैं वो खराब होती हुई नजर आएंगी। बता दें कि व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तालमेल और पूर्व तैयारियों की अत्यंत आवश्यकता होगी।
आपको बता दें कि नई तकनीक फिलिस्तीनी सरकार को मिलने वाले प्रशासनिक समर्थन की है। गाजा का शासन चलाने वाले इससे नई तकनीकी सरकार को न केवल स्थानीय गाजा निवासियों बल्कि विभिन्न फिलिस्तीनी धड़ों और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास अर्जित करना होगा। और पांचवी सबसे व्यवहारिक चुनौती, इस पूरी व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए समय चाहिए। हथियारों की अत्यधिक जांच होगी, इजरायली सेना की वापसी, नई सरकार का गठन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे जटिल चरणों में कई महीनों का लंबा वक्त लग सकता है। इस पूरी योजना के केंद्र में मौजूद बोर्ड ऑफ पीस की बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार सितंबर 2025 में गाजा युद्ध को समाप्त करने की व्यापक योजना पेश करते हुए इस बोर्ड के गठन का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था। समाचार एजेंसी के अनुसार अमेरिका ने विश्व के लगभग 60 देशों को इस बोर्ड ऑफ पीस में सम्मिलित होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी भेजा था। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति और बने। धरती कुछ ही सेकंड के लिए कांपी, लेकिन उसके बाद जो तबाही सामने आई उसने पूरे जापान को गहरे संकट में डाल दिया है। ढहती इमारतें, मलबे में दबे लोग, राहत शिविरों में हजारों परिवार और समय के साथ बढ़ता मौत का आंकड़ा, यही इस समय जापान की सबसे बड़ी चुनौती है। जापान के दक्षिण पश्चिम द्वीप में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद स्थिति लगातार गंभीर है। बता दें कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या 34 हो गई है, जबकि एक अन्य की मौत की जांच चल रही है। अधिकारियों के अनुसार 80 से अधिक लोग घायल हैं, इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर है। राहत और बचाव दल लगातार लंबे समय से मलबे में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। एक कारखाने की चिमनी गिर गई, कई मकान ध्वस्त हो गए, तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि कंपनी के अनुसार विस्फोट से पहले लगभग 3000 खरीदारों को पार्किंग क्षेत्र में सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन इसके बाद मॉल के दूसरे हिस्से में विस्फोट हुआ और दूसरी मंजिल ढह गई, जिससे कई लोग अंदर फंस गए। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव ने बताया है कि घटनास्थल पर 7 लोगों की मौत हुई है, 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भूकंप के प्रभाव से 3500 से अधिक घर पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है। बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और भूकंप इतना शक्तिशाली था कि लोग डर के मारे घर से बाहर आ गए। फ्रांस में एक दुर्लभ और बेहद खतरनाक घटनाक्रम सामने आया, जहां भीषण जंगल की आग ने अपने ही मौसम बनाना शुरू कर दिया। फ्रांस में पहली बार इतनी विशाल जंगल की आग के ऊपर फायर क्लाउड, जैसे आपको बता रहे कि पेट्रोकेमिकल कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ। ये आग पेरिस से लगभग 4 गुना बड़े क्षेत्र में फैल चुकी है और इसकी तीव्रता ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। आग और घने धुएं से बने इस विशाल बादल ने तेज हवाएं, बिजली गिरने और दूर दराज के इलाकों में नई आग भड़काने जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी है। यही वजह है कि इस प्रकार के फायर क्लाउड्स को बेहद खतरनाक माना जाता है। इस घटना को नासा ने आग उगलने वाले बादलों का ड्रैगन जैसी तुलना दे दी, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में जंगल की आग मौसम से प्रभावित होकर होती है, लेकिन यहां पर आग इतनी प्रबल हो गई है कि इसने ऊपर के वायुमंडल स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार कई सप्ताह तक चली भीषण गर्मी और सूखे ने इस पूरी स्थिति को बना दिया है। पहले हुई बारिश से वनस्पतियां तेजी के साथ बढ़ी, लेकिन बाद में अत्यधिक तापमान और नमी की कमी के चलते इनको पूरी तरीके से सुखा दिया गया। यही सूखी झाड़ियों ने आग के लिए बड़े ईंधन में बदलने का रूप जो है वो उसको दिया। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के जिरोन क्षेत्र में 42,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जल चुकी है। आग का प्रभाव केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, स्पेन, ग्रीस और तुर्की भी आपको बता दें कि जंगल की जो आग है वो अपनी उसकी चपेट में ले चुका है। हजारों घर जो है वो लोग छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं दे रही है। लंबे समय से सूखे और लंबी गर्मी के बाद लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं और जो जंगली जीव इस जंगल में रहते हैं वो लगातार मर रहे हैं।